आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग और आज तारीख है 12 जुलाई 2023 बुधवार का दिन है और यह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर उत्तराखंड का उधम सिंह नगर के द्वारा। इसमें पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो ने किया पूर्वाभ्यास। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 के लिए प्रक्षेपण पूर्वाभ्यास को पूरा किया। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट के माध्यम से 24 घंटे का प्रक्षेपण पूर्वाभ्यास पूरा हो चुका है के थ्रू जानकारी दी। और यह चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती मिशन है। और यह चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को प्रक्षेपण यान क्या है, लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV Mk3 मार्क 3 से दोपहर 2:35 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का एक रोबोटिक उपकरण साथ जा रहा है और वो चांद के ऐसे हिस्से पे उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। जाहिर है दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पे टिकी हुई हैं और भारत की यह कामयाबी वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान को रास्ता दिखलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आज तक चंद्र अभियान कितने हो चुके हैं दुनिया में। तो अभी तक जो है 144 चंद्र अभियान हो चुके हैं दुनिया में और 11 देशों ने ये अभियान करे हैं। आउट ऑफ विच 95 अभियान जो हैं आंशिक या पूर्ण रूप से सफल हो पाए हैं और 49 जो है फेल हो चुके हैं। भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक जितने भी आपके आउट ऑफ द स्पेस मिशंस किए हैं वो सब किफ़ायती रहे हैं और इकोनॉमिकली साउंड रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसमें भारत ने अभी तक चंद्रयान 1, 2 और 3 है जो कि मून से रिलेटेड है। और चंद्रयान 1 में भारत ने खर्च किए थे 386 करोड़ रुपीज़। चंद्रयान 2 में भारत ने खर्च किए थे 978 करोड़ रुपीज़ और चंद्रयान 3 में खर्च हुए हैं 615 करोड़ रुपीज़। चंद्रयान 3 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान के जरिए भारत एक रोबोटिक उपकरण रोवर को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारेगा और वह 14 दिन मतलब एक चंद्रमा का दिवस तक वहाँ जानकारी एकत्रित करेगा। 14वें दिन तक, 14 डेज तक, एक चंद्र दिवस कहते हैं उसे। करीब 45 से लेकर 48 दिनों का सफ़र पूरा करने के बाद 23 और 24 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 लैंड करेगा लैंडर के जरिए और रोवर को जो है चाँद पर उतारेगा। इसके साथ ही चाँद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन चाँद की सतह पर पहुंच पाए हैं और भारत चौथा बन जाएगा। इससे पहले कौन से हैं? नंबर 1 पे अमेरिका, फिर रूस, फिर चाइना। अब बहुत ख़ास है यह अभियान क्योंकि भारतीय रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा। दक्षिण मतलब साउथ पोल पे उतरेगा। इस हिस्से को चंद्रमा का सबसे विचित्र और विषम भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। दरअसल जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है जिसके चलते यह सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है और यहाँ तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना होती है। दूसरी अचरज की बात यह है कि इस हिस्से में बहुत ऊंचे पहाड़ भी हैं और बहुत गहरे गड्ढे भी हैं। इसलिए जिन जगहों पे पहाड़ों की छाया पहुंचती है और वहाँ कभी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती और वहाँ तापमान जो है -200 डिग्री तक होने की संभावना होती है। चंद्रमा पर अब तक जितने भी अभियान उतारे गए हैं वह चंद्रमा के मध्य या उत्तरी हिस्से में गए हैं, मतलब या तो सेंटर में रहे हैं या फिर नॉर्थ में रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है जब जो है साउथ में उतरा जा रहा है। दरअसल जो चंद्रमा है उसको दूरी के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा नज़दीकी है जो धरती से दिखता है और दूसरा हिस्सा है जो चंद्रमा के पीछे का हिस्सा है। अब तक के जो ज़्यादातर अभियान हुए हैं वो नज़दीक वाले हिस्से में हुए हैं। सिर्फ चीन ने 2020 में चैंग 5 के जरिए चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना की जो पीछे के हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग की थी वो कौन सा रोवर था? चैंग 5 वो कौन से ईयर में गया था? 2020 में, 2020 चैंग 5। अब भारत कर रहा है 2023 में। चाँद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा, साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश होगा। इस क्षेत्र में अमेरिका की एजेंसी नासा की भी बड़ी दिलचस्पी है। उसकी नज़र चंद्रयान 3 पे टिकी है क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन जो है अमेरिका के आर्टेमिस 3 के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। नासा को आगे की रणनीति तय करने की सुविधा होगी और चाँद के इस कोने के बारे में जानकारी जुटाने की राह आसान होगी। दरअसल
वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां मौजूद गड्ढों की जांच से चंद्रमा पर कभी पानी या बर्फ़ की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। तो गड्ढों में वो ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पानी या बर्फ़ के कुछ प्रमाण मौजूद हैं या नहीं। अब हम समझते हैं चंद्रयान की स्टोरी। चंद्रयान 1, 2, 3 में क्या क्या था। तो चंद्रयान 1 स्टार्ट हुआ था 2008 में, उस समय लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। उसमें क्या था, चंद्रयान 1 में जो था एक उपकरण था जिसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब। उसका काम क्या था कि जैसे ही यान जो है चंद्रमा के पास पहुंचेगा, उससे एक मून इम्पैक्ट प्रोब बाहर निकलेगा और वह चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में गिरा दिया जाएगा। और जैसे ही वह दक्षिणी छोरों में गिराया गया, उससे जो है महत्वपूर्ण आंकड़े को एकत्रित किए गए और इन्हीं आंकड़ों से एक शोध पत्र तैयार हुआ था, जिससे नासा के वैज्ञानिकों ने माना था कि चंद्रमा पे कभी पानी रहा होगा। फिर इसके बाद सेकंड चंद्रयान 2 भारत ने करा 2019 में। उस समय भारत ने सोचा था कि लैंडर के जरिए जो है रोवर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा, परंतु उस समय हादसा का शिकार हो गया और यह कार्य पूरा न हो सका। अब करीब 4 साल बाद 2023 में भारत इस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने जा रहा है। चांद की सतह पर उतरने के बाद 6 पहियों वाला रोवर सक्रिय होगा। सोलर पैनल और लिथियम बैटरी से मिलने वाली 50 वाट ऊर्जा से यह संचालित होगा। तो सोलर पैनल और लिथियम बैटरी से चलेगा वो, और वह चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर भूमि और चट्टानों से आंकड़े एकत्रित करेगा। रोवर से आंकड़े लैंडर को जाएंगे और लैंडर वह प्रोपल्स मॉड्यूल इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN से जुड़ा रहेगा, जहाँ से इन्हें नियंत्रित भी किया जाएगा। और ये जो IDNS है, ये कर्नाटका के बयालालू में स्थित है। तो ये कर्नाटका में है। यहाँ से उपकरणों को नियंत्रित किया जाता है और आंकड़े हासिल किए जाते हैं। जो यह चंद्रयान 3 है, इसमें कुल 7 वैज्ञानिक प्लेलोड हैं, मतलब उपकरण हैं, जिनमें 4 लैंडर में, 2 रोवर में तथा 1 प्रोपल्स मॉड्यूल में लगाया गया है। लैंडर का वजन जो है 1752 किलोग्राम है तथा इसमें 4 वैज्ञानिक पेलोड शामिल किए गए हैं। इसमें से एक पेलोड चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्र सतह के तापीय गुणों को मापेगा, मतलब एक टेम्परेचर को मापने के लिए है। और जो दूसरा उपकरण है वो भूकंप सेस्मिक एक्टिविटी को आकलन करेगा। तीसरा उपकरण जो है लेगमुइर प्रोब के जरिए जो है चंद्रमा पर प्लाज्मा घनत्व तथा इसकी विविधता का आकलन करेगा। और फोर्थ प्लेलोड जो है चंद्र सतह पर परिवेश का पता लगाएगा। रोवर में भी 2 उपकरण या प्लेलोड लगे हैं जो चांद पर मौजूद सतह की विस्तृत पड़ताल करेंगे। तो यह 7 उपकरण हैं जो हमारे चंद्रयान 3 में होंगे। चांद की सतह पर रोवर 14 दिन तक काम करेगा। 14 दिन का मतलब होता है 1 चंद्र दिवस तक काम करेगा। इसरो के अनुसार रोवर की 14 दिन की क्षमता तय की गई है, पर वह इससे ज़्यादा समय तक भी काम कर सकता है। चंद्रयान 2 का लैंडर हादसे का शिकार हो गया था, इसलिए चंद्रयान 3 को लैंडर को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसे सुरक्षित बनाने के लिए 9 नए सेंसर लगाए गए हैं। इसके लिए कई ज़मीनी एवं स्टिमुलेशन परीक्षण भी किए गए हैं। और यह भी बात हो रही है कि वहाँ जो है 7 धातुओं को खोजा जाएगा। चांद पर 26 किलोग्राम वजन का रोवर उतारा जाएगा। वहाँ की ज़मीन एवं चट्टानों का रासायनिक परीक्षण किया जाएगा। साथ साथ उसमें लगे अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से 7 धातुओं की खोज करने का भी प्रयास करेगा। इनमें क्या है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम शामिल हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली किरणें इन धातुओं को खोजने का प्रयास करेंगी। इसके पीछे मकसद यह देखना है कि क्या वहाँ ऐसी धातुएं अभी हैं या कभी थीं जो इंसानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे चंद्रमा की रचना को समझने में भी मदद मिलेगी। धातुओं से यह भी पता चलेगा कि चांद इंसानी जीवन के लिए कितना उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं अभियान की तत्कालीन और दूरगामी लक्ष्य। जब पहली बार चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, तब भी यह सवाल उठता था कि क्या यह अभियान हमें ज़रूरी है। एक वर्ग ने इसे गैर जरूरी बतलाया था, पर ऐसा नहीं है। इसके तत्कालीन और दूरगामी परिणाम हैं। चंद्रयान 1 के जरिए भारत ने चंद्र अभियान शुरू करने वाले देशों में अपना नाम दर्ज कराया था। अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरने वाले देशों की सूची में भारत का नाम दर्ज होगा। तात्कालिक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरकर अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। दूसरा लक्ष्य चंद्रमा पर रोवर को घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। और तीसरा लक्ष्य चंद्रमा की सतह से जुड़ी अनुसंधानों को आइडेंटिफाई करना है। यदि हम दूरगामी लक्ष्यों की बात करें तो इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं।
चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में हीलियम गैस की मौजूदगी हो सकती है। इसके अलावा कई और बेशकीमती खनिज भी हो सकते हैं। जब धरती पर ये खनिज खत्म हो जाएंगे तो चांद से उन्हें लाए जाने की बात अभी से की जाती है। हालांकि आज यह बात अटपटी लगती है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असंभव नहीं। अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ता है तो भारत भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो यह मिशन है ये लगभग पूरी तरह से स्वदेशी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 50th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो कि 11 जुलाई को हुआ था विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली में। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो मेन थे इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी। और इसमें क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन यह है कि ऑनलाइन गेमिंग पर अब से 28% जीएसटी लगेगा। जो ऑनलाइन गेमिंग है वो 50 करोड़ से अधिक का इसका जो है एरिया है भारत में। इसमें खेलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है, जिसमें से 12 करोड़ लोग ने गेम खेलने पर पैसे का भी भुगतान किया 2022 में। तो 12 करोड़ लोगों ने जो है भुगतान भी किया है। और ऑनलाइन गेमिंग में जो है ये नहीं देखा गया है कि ये कौशल आधारित है या संयोग आधारित गेम है। तो ऑनलाइन गेमिंग का जो देश में विस्तार है और उसके कारोबार को देखते हुए यह फैसला करा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग में अब से 28% जीएसटी लगेगा। और इसी के साथ कसिनो में, घुड़दौड़ में, इनमें भी जो है 28% जीएसटी लगेगी। अगली न्यूज़ है, भारत में एप्पल आईफोन बनाएगा टाटा समूह। टाटा समूह जल्द ही भारत में एप्पल के आईफोन बनाने का काम शुरू कर सकता है। टाटा समूह इसके लिए एप्पल कंपनी से साझेदारी करने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक एडिटोरियल का है, जिसमें सुखद आर्थिक संकेत के बारे में बताया गया है। इसमें दो बातें सामने आती हैं जिसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया गया है। पहले बात है गोल्डमैन सैक्स, ये मशहूर जो वित्तीय एजेंसी है, जिसने बोला है कि सन 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जो है भारत बन जाएगा। अभी भारत क्या है, 5वीं सबसे बड़ी ताकत है। वो 2075 तक जो है सबसे बड़ी जो है आर्थिक ताकत बन जाएगा, सेकंड नंबर की। और साथ में जो है आपको यूएनडीपी व ऑक्सफैम यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकालती है, एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 15 वर्षों में भारत 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में कामयाब हुआ है। कितने लोगों का? 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में कामयाब हुआ है। निसंदेह ये दोनों खबर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। एक जो है भारत को फ्यूचर में डेवलप होते हुए बता रहा है और एक अभी जो तरक्की हो रही है उसके बारे में बता रहा है। अब आगे के पैराग्राफ में अभी जो भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। ये बोला गया है कि 2005 से का जो हम डाटा देखते हैं उसमें जो है 64.5 करोड़ लोग जो थे MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जी रहे थे, मतलब बहुआयामी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। और अगले दशक मतलब 10 साल में 2015 तक जो है 37 करोड़ लोग रह गए थे। अब जो ये साल 2021 का डाटा है इसके अकॉर्डिंग जो है 14 करोड़ लोग इस दलदल से बाहर निकल चुके हैं। 14 करोड़ लोग इस दलदल से बाहर निकल चुके हैं। और साफ है कि निरंतर जो है भारत में जो है लोग पॉवर्टी से बाहर निकलते जा रहे हैं। और 2005 से लेकर 2021 तक 2 सरकारें रही हैं जो कि बहुमत के द्वारा चुनी गई थी, मनमोहन सिंह जी की और मोदी जी की। और दोनों ही ने जो है गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करा और दोनों ही स्थिर सरकारें थी। ऑल्दो इनकी आदर्श अलग थे, पर दोनों ही के क्षेत्र में जो है गरीबी का अंत हुआ है कुछ हाल तक। पर ऑक्सफैम साथ में यह भी खुलासा करता है कि देश में जो है हमारे जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो लोग गरीबी से निकल रहे हैं, पर जो गरीब है वो अभी भी गरीब है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो मतलब जो एक गैप है हैव्स एंड हैव नॉट, उसके बीच जो है बहुत ज़्यादा है। ऑक्सफैम की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें खुलासा किया गया है कि देश में 60% संपत्ति जो है सिर्फ 5% भारतीयों के पास है, जबकि निचले 50% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। हमें इस बात की खुशी है और होनी चाहिए कि हमने 1.5 दशक में इतने सारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, मगर इस तथ्य को भी अनदेखी नहीं कर सकते कि 80 करोड़ से अधिक लोग को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है और एक अच्छी खासी तादाद में हमारे करोड़पति अरबपति दूसरे देश में जाके बस रहे हैं। क्या भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले अरबपतियों पर कोई आर्थिक दंड नहीं लगना चाहिए?
भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानों को इन विसंगतियों पर नियंत्रण पाने के तार्किक रास्तों को तलाशना चाहिए। हम नहीं भूल सकते कि हमारी गरीबी की रेखा जिस स्तर पर तय होती है उसके ऊपर भी जीवन काफ़ी कठिन है। इसलिए इन खुशनुमा आर्थिक तस्वीरों को हाशिए के करोड़पति भारतीयों के लिए सुखद बनाने की कवायद की जाए। अब जो है नेक्स्ट आर्टिकल है ये एडिटोरियल का है। विभूति नारायण मिश्रा जी ने पूर्व IPS अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है असमान संहिता को सद्भावना से सुझाया जाए, ये उनकी हेडिंग है। इसमें वह कहना चाह रहे हैं कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको सद्भावना से बनाना चाहिए और सभी को जो है आराम से जो है सबको एप्लीकेबल कराना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जल्दीबाजी में बना दे और लोगों के विचारों को ना ले और बाद में जो है जो कानून बना है वह जो है लोगों को एक मतलब प्रॉब्लम सी फेस करे उन्हें लागू करने में और लास्ट में ये विफल हो जाए और ये कोई प्रॉब्लम की तरफ अग्रसर हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो है ये आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में स्टार्टिंग में वो समझाते हैं कि UCC है क्या। तो UCC क्या है, किसी भी ये एक नागरिक संहिता है जिसमें कि नागरिकों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाले मुआवजे या गोद लेने के अधिकार जैसे मुद्दों पर लाखों की संख्या में विभिन्न श्रेणियों के लोगों ने लोगों के जो है इश्यूज़ को डिस्कस करना और उनके लिए एक सोल्यूशन निकालना। ये नहीं कि कोई एक समुदाय का अलग लॉ चलेगा और एक समुदाय का अलग चलेगा। तो सभी के लिए एक कॉमन लॉ बनाना वो UCC है। और उन्होंने ये भी समझाया है कि जो UCC के बारे में जो है डिस्कशन स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, पर जो है अब जो है परंतु उसके ऊपर कोई डिस्कशन फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोला कि इसे हम अनुच्छेद 44 में डाल देंगे, जिसके अंतर्गत उनकी मंशा थी कि कालांतर में जब माहौल अनुकूल हो जाएगा तब भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो गंभीर विचार विमर्श के बाद इस विषय पे कोई फैसला करेंगी। विभूति नारायण राय जो इसके ऑथर हैं उनका यह मानना है कि आज की डेट पे UCC के ऊपर जो है उत्तराखंड विधानसभा या संसद कोई भी कानून जो बनाने के लिए तत्पर दिख रही हैं, वे जो है हर जगह हर एक से जो है विचार विमर्श अच्छे से नहीं कर रही हैं। उन्हें बस जल्दीबाजी है कि जल्दी से ये कानून बन जाए और इसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ना पड़ जाए। तो इसके ऊपर वो बात करते हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसने आमजन और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी। इसी तरह से केंद्र विधि आयोग ने भी नागरिकों के विभिन्न तबकों से राय भेजने की अपील की है। लेखक का मानना है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इसकी जगह जो है ज़्यादा उचित होता कि पहले से प्रस्तावित एक कानून बनता और उसका एक मसौदा सारे हितग्राहियों के समक्ष रखा जाता। हितग्राही कौन हो गए, आम जनता या धार्मिक संगठन हो गए, और उस पर देश में गंभीर विचार विमर्श होता, फिर अधिकतम सहमति के आधार पर कोई बिल सदन के पटल पर रखता। उनके अकॉर्डिंग जल्दीबाजी में लाया हुआ कोई भी प्रस्ताव बड़ी आबादी के मन में स्वाभाविक रूप से शंका पैदा करेगा। सातवें जो है आर्टिकल में वो मुस्लिमों में होने वाले कुछ प्रासंगिक इश्यूज़ जैसे कि हलाला, इद्दत, ऐसी प्रथाओं जो कि इस्लाम केंद्रित हैं, उनके कुछ उलेमाओं द्वारा शरिया कानूनों का अविभाज्य अंग मानने की जिद के चलते संवेदनशील हो गई हैं। इस इश्यू को उन्होंने उठाया है। उनका कहना है कि हमारी यह दिक्कत है कि हम पिछड़ी मानसिकता के उलेमाओं को मुसलमान का प्रतिनिधि मान रहे हैं। हमें IMSD इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी द्वारा जारी दस्तावेज का भी अध्ययन करना चाहिए, जो उन्होंने समान नागरिकता संहिता के समर्थन में जारी किया। तो कौन है ये इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी? सिर्फ उलेमाई ही नहीं है जो कि मुस्लिमों की धर्मगुरु हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग सब चलेगा। हमें साथ में जो है बुद्धिजीवी मुस्लिम्स जो कि हैं इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, उनके जारी दस्तावेजों का भी अध्ययन करना चाहिए। मुंबई केंद्रित उन बुद्धिजीवी मुस्लिमों व एक्टिविस्टों का संगठन है जो मुस्लिम समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के साथ समय समय पर आगे बढ़ने पर यकीन रखता है और इसके लिए एडवोकेसी करता रहता है। इस संगठन को इस बिल के समय और नियत पर तो ऐतराज़ है, मगर यह औरतें और नागरिक संहिता में वे सभी अधिकार देने में विश्वास रखते हैं जो पुरुषों को हासिल हैं। उनके अनुसार संहिता धर्मनिरपेक्ष व लैंगिक
समानता की अवधारणा के अनुरूप होनी चाहिए। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति के बंटवारे या गोद लेने के प्रावधानों में स्त्री पुरुष को एक जैसे अधिकार ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इस संस्था द्वारा जारी दस्तावेज एक प्रगतिशील स्टैंड लेता है। बहुविवाह या हलाला जैसी प्रवृत्तियां को औरत के आत्मसम्मान के खिलाफ मानकर उन पर कानूनी प्रतिक्रिया लगाने का इसमें बिना शर्त समर्थन किया है। इसी तरह लड़के लड़कियों की शादी की उम्र पर भी इसे हिचकिचाहट नहीं है। भिन्न यौनिकता और लिव इन संबंध पर भी इनका दृष्टिकोण आधुनिक सोच के अनुरूप है। दुर्भाग्य से अपने समय से पिछड़ी सोच वाले धर्मगुरु ही अपनी कतारों में नेतृत्व करते दिखते हैं। प्रगतिशील और आधुनिक दृष्टिकोण वाले मुस्लिम अक्सर पीछे धकेल दिए जाते हैं। ज़रूरत है कि उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। बहुविवाह के समर्थन अपने पक्ष में आदिवासी प्रथाओं की आड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी परंपरा में यदि कोई स्त्री विरोधी तत्व है तो यह भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। यह हमें समझना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी परंपरा है जिसमें स्त्री विरोधी तत्व है तो यह भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। क्योंकि आर्टिकल 15 में बोला गया है कि 15(3) में कि महिलाओं और बच्चों को जो है क्या करना है, डेवलप करना है, उसके लिए स्टेट कोई भी एक्शन ले सकती है। तो भारतवासियों को सिर्फ यह याद रखना चाहिए कि किसी भी समुदाय को परिवर्तन अपनी हार की तरफ नहीं लगना चाहिए। उन्हें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर राज्य का कर्तव्य रहता है।